ख़याम इतना खूबसूरत था कि जो उसे देखता बस देखता रह जाता था। वो मुझसे उम्र में 5 बरस छोटा था, फिर भी मेरे दिल में बस गया था। जानती थी कि उम्रों के इस फर्क के सबब हमारी शादी नहीं हो सकती, खास तौर पर हमारी चची उसे मानने वाली न थी। खुदा की करनी कि चची का इंतकाल हो गया। हालांकि उनकी सेहत अच्छी थी, मामूली सा बुखार हुआ और वो चटपट हो गईं। उनके अचानक इंतकाल पर सभी अफसरदा थे। किसी को यकीन न आता था इतनी सेहतमंद औरत यूं पलक झपकते में दुनिया छोड़ जाएगी। चाचा का और हमारा मकान जड़ा हुआ था। बीवी के वफात के बाद उनको संभालने वाला कोई न रहा। ख़याम उन दिनों मैट्रिक में था, उसकी भी तालीम मुतासिर हुई। चचा रिटायर्ड टीचर थे, महज पेंशन से रोखी सूखी पर गुजारा था। उनकी इस्तिताअत न थी कि मुलाजमा रखते, लिहाजा कभी मैं और कभी मेरी उम्मी जान उनके घर का काम कराते। मैं उनके मैले कपड़े भी उठा लाती और अपने घर में धोकर दे आती। खाना भी हम्मा बेटी को पकाना होता था। मैं ये सारे काम खुशी से करती कि मुझे चचा और ख़याम से प्यार था। अबा और चचा में भी बड़ी मोहब्बत थी। एक रोज़ दोनों ने मशूरा किया कि मेरी शादी ख़याम के साथ कर देना चाहिए। गरचा उम्रों में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन मेरी तो लॉटरी निकल आई थी। ख़याम की दुल्हन बनना मेरा बचपन से ख्वाब था और अब उसकी ताबीर सामने थी। अम्मी ने अबाजान को समझाया कि बहार बड़ी है जबकि ख़याम छोटा है। अभी ये फ़र्क मालूम न होगा, लेकिन आगे जाकर मसला बनेगा। औरत मर्द से जल्द बोझ ही लगने लगती है। मेरे ख्याल में तो ये रिश्ता नामनासिब है। ख़याम को भी शायद उस पर एतराज़ होगा। मैं ख़याम को जानता हूँ, वो एक फर्माबरदार लड़का है। उसको अपने वालिद के फ़ैसले पर हरगिज़ एतराज़ ना होगा और 5 साल का फ़र्क कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। ख़याम हमारा खून है, उससे बेवफाई का अंदेशा अबस है। वो शरीफों की औलाद है। हमारी लड़की से शादी हुई तो आखिरी दम तक इस रिश्ते को निभाएगा, तुम फिक्र मत करो। वालदा का क्या बस चलता, ये मर्दों के फ़ैसले थे। वो बेचारी चुप साध गई, मगर मैं बहुत खुश थी। ख़याम के बारे नहीं मालूम वो खुश था या अफसरदा। उसने अपने वालिद के फ़ैसले पर एतराज़ नहीं किया। हालांकि मैं न सिर्फ उससे उम्र में बड़ी थी, बल्कि आम सी शक्ल व सूरत की और सिर्फ मॉडल पास थी। 8वें के बाद अम्मी ने मुझे सलाई सेंटर में दाखिल करा दिया था, जहां मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया था। मंगनी के वक्त जब अबा और चचा ने ख़याम से पूछा कि बेटे तुमको उस रिश्ते पर कोई एतराज़ तो नहीं, उसने जवाब दिया, मुझे आपके किसी फ़ैसले पर एतराज़ नहीं। मैं मंगनी पर राज़ी हूँ, लेकिन शादी अभी नहीं करना चाहता। पहले तालीम मुकम्मल कर लूँ, फिर शादी हो। चचा ने कहा कि नहीं, तुम पहले शादी कर लो, क्योंकि घर को संभालने वाली की इशद ज़रूरत है। बाद में पढ़ते रहना। तुम्हारी पढ़ाई पर तो कोई बंदिश नहीं है, मगर मेरे माली हालात अब इस बात का तकाजा करने लगे हैं कि तुम कोई मुलाजमत कर लो, ताकि शादी के बाद इखराजात बखूबी पूरे कर सको। इस पर मेरे वालिद ने कहा कि ख़याम सही कहता है। शादी के बाद ओ घर बाल बच्चों की जिम्मेदारियां आपड़े तो ये पढ़ाई न कर सकेगा। बेहतर है कि पहले पढ़ाई मुकम्मल कर ले। रही आपके घर संभालने की जिम्मेदारी, वो मेरी बीवी और बेटी अब भी संभाल रही हैं, आगे भी संभाल लेंगी। भाई साहब, मैं कॉलेज के इखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं कि मेरी आमदनी का जरिया बस मेरी पेंशन है, जो एक कलील सी रकम है। इसमें अब भी बमुश्किल गुजारा हो रहा है। तालीमी इखराजात कैसे पूरे होंगे जबकि कॉलेज भी करीब में नहीं है। ये इखराजात मैं पूरे करूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। ख़याम को पढ़ने का शौक है तो ये अच्छी बात है। मैट्रिक पास को मुलाजमत मिली भी तो कितनी तनख्वाह मिलेगी। ये कभी तरक्की ना कर सकेगा, उसे कम से कम ग्रेजुएशन कर लेने दो। गरज वालिद ने चचा को कायल करके ख़याम के तालीमी इखराजात का जिम्मा खुद उठा लिया। उम्मी अलबत्ता कुछ परेशान नजर आए, क्योंकि वालिद मामूली तनख्वाहदार थे और एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत थी। वालिद की तनख्वाह में हमारी गुजर बसर मुश्किल से होती थी और अबा ने न सिर्फ भतीजे के तालीमी इखराजात का जिम्मा उठा लिया, बल्कि मुझे भी दोबारा स्कूल में दाखिल करा दिया था कि मैट्रिक कर सकूं। वालिद अब कंपनी में और टाइम करते थे। उन्होंने ख़याम को नज़दीकी शहर के कॉलेज में दाखिल करा दिया। बलाशबा उसे हकीकी मानों में पढ़ने का शौक़ था और वो हर इम्तिहान में अच्छे नंबर लाता था। FEC में तो उसने कमाल ही कर दिया, अपनी क्लास में टॉप किया। अब उसके दिल में डॉक्टर बनने का शौक़ जागा।
اس آرزو کا اظہار اس نے ابا جان سے کیا تو والد صاحب نے اس کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی اور اسے میڈیکل کالج میں داخلہ دلوایا۔ والد صاحب نے ایک پلاٹ خریدا تھا کہ کبھی اس پر بڑا سا گھر بنوائیں گے۔ اس وقت یہ پلاٹ ویران جگہ تھا، بعد میں آبادی ہو گئی۔ آبادی بڑھی تو پلاٹ کی قیمت بھی بڑھی۔ ابا جان نے اسے بیچ دیا۔ 1 کنال کے پلاٹ کی بہت اچھی قیمت مل گئی۔ یہ روپیہ انہوں نے آدھا اپنے نام اور آدھا خیام کے نام بینک میں ڈال دیا تھا کہ اس کے تعلیمی اخراجات میں رکاوٹ نہ آئے۔ ہر ماہ وہ باقاعدگی سے فیس بھی ادا کرتا رہے اور دوسرے تعلیمی اخراجات بھی پورے ہوتے رہیں۔ میں بھی ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ کچھ پیسے جوڑ لوں۔ جہاں سے سلائی کا ڈپلومہ لیا تھا وہاں انہی دنوں ایک ٹیچر کی شادی ہوئی، اس نے اسکول چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ سلائی سینٹر میں جگہ خالی ہے اور ٹیچر کی ضرورت ہے، تم قسمت آزمائی کرو۔ میں سینٹر گئی، ہیڈ مسٹریس اور تمام اسٹاف مجھے جانتا تھا۔ ان کو علم تھا کہ میں کتنی اچھی سلائی کڑھائی کرتی ہوں۔ انہوں نے تبھی فوراً جاب دے دی۔ اس طرح میری تنخواہ سے گھر کی آمدنی میں اضافہ ہوا تو خیام کے لیے میں کچھ رقم جوڑ پاتی تھی۔ میں نے خیام کی خاطر نوکری کی تھی تاکہ اسے کسی طرح کی بھی مالی تنگی محسوس نہ ہو۔ میڈیکل کی تعلیم کے اخراجات کافی زیادہ تھے، پھر وہ اچھے لباس میں جاتا تھا کہ اس کی پوزیشن بنی رہے اور کوئی اسے غریب نہ سمجھے۔ یوں ہم سب گھر والوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اور پائی پائی جوڑ کر اس کی تعلیم کا خرچہ نکالا۔ خیام اب اور زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا، لیکن اسے اپنی خوبصورتی کا احساس نہ تھا۔ وہ تو بس پڑھائی میں مگن رہتا تھا، جبکہ مجھے اپنی دبتی صورت کا احساس تھا۔ سوچتی تھی کیا خبر کبھی اس بات پر میرا منگیتر مجھ سے دور ہو جائے۔ میڈیکل کالج میں تو اس کے ساتھ بہت خوبصورت لڑکیاں پڑھتی تھیں اور امیر گھروں سے بھی تھیں۔ میں ان کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ جن کو صرف اپنی پڑھائی سے لگن ہو اور اپنے اچھے مقصد پر دھیان رکھتے ہوں، ان کو پھر کوئی نہیں لبھاتی اور نہ ظاہری حسن کی کشش پر وہ اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ صد شکر کے خیام ایسے نوجوانوں میں سے تھا جسے احساس تھا کہ اس کے تایا کس قدر نامساعد حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی اسے تعلیم دلوا رہے ہیں۔ بس اس نے دوسری سب باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف اپنے مقصد پر نظر رکھی کہ اسے ایک کامیاب ڈاکٹر بننا ہے۔ غربت اور اس کے عذابوں سے نکلنے کے لیے بس یہی ایک راستہ تھا جس پر چلنے کی اس نے دیانت داری سے قسم کھا رکھی تھی۔ محنت رنگ لاتی ہے، محنت سے ہی انسان کامیابی کا زینہ طے کر کے اپنے مقاصد کی بلندیوں پر پہنچتا ہے۔ خیام کی محنت اور ہماری قربانی رنگ لائی۔ وہ دن آ گیا جب وہ ڈاکٹر بن گیا۔ شہر میں ہی اس نے ہاؤس جاب مکمل کی تھی، پھر وہاں پریکٹس کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ چچا نے اس صورت میں اسے شہر پریکٹس کرنے کی اجازت دی کہ وہ شادی کر کے اپنی دلہن کو ساتھ شہر جائے گا۔ اس نے یہ بات مان لی اور ہماری شادی ہو گئی۔ میرے خواب کو بھی تعبیر مل گئی اور آس کے خواب بھی پورے ہونے لگے۔ شہر میں خیام نے کرائے کا گھر لیا۔ اس میں بھی میرے والد نے اس کی مدد کی اور میں اپنے شریک زندگی کے ہمراہ پہلی بار شہر آ کر رہنے لگی۔ ہم دونوں کے پاس نئی زندگی شروع کرنے کے لیے کوئی خاص جمع پونجی نہ تھی۔ جو گھر ہم نے یہاں لیا تھا اس کا کرایہ بھی والد صاحب دیتے تھے۔ شہر میں میں نے اپنا سلائی کڑھائی والا ہنر جاری رکھا اور اچھے پیسے کما لیتی تھی۔ ہر طرح خیام کا ساتھ دیا، کبھی ان کے آگے تنگی کا رونا نہ رویا۔ سال بعد اللہ تعالی نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے حالات بہتر ہوتے گئے۔ حالات بہتر ہوئے تو خیام اعلی تعلیم کے لیے لندن چلے گئے۔ اس دوران میں اپنی والدہ کے پاس رہی۔ شوہر کے جانے کے 3 ماہ بعد میرے دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ وقت بہرحال گزر جاتا ہے، یہ وقت بھی گزر گیا۔ جب وہ اسپیشلسٹ بن کر آئے تو اچھے دنوں کی امید بر آئی، لیکن ان کے آنے کے بعد میں اپنے شوہر کو جوان اور خود کو بوڑھی تصور کرنے لگی۔ وقت کی گردش کا ان پر کچھ اثر نہ لگتا تھا، یا شاید میں اتنے سال خود سے بے خبر رہی تھی۔ میرے شوہر خوبصورت تو تھے ہی، باہر رہ کر آئے تو مزید خوبصورت ہو گئے۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی، وہ بھی میری محبت کا دم بھرتے تھے، مگر جانے کیوں مجھے اب اپنی بدصورتی کا کمپلیکس ہو گیا تھا۔ اپنی اسی پریشانی اور احساس کمتری سے جو لوگوں کی باتوں سے ہوا، بیمار رہنے لگی۔ خیام میری بیماری سے پریشان ہو گئے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، علاج معالجہ میں بھی غفلت نہ کی۔ وہ مجھے تندرست دیکھنا چاہتے تھے۔
पार्टियों में ले जाना चाहते थे, मगर मैं हर बार बहाना बना देती, यूं उन्हें अकेले जाना पड़ता। बीमार रहने के बावजूद कभी घर, शौहर और बच्चों से गाफिल न हुई, वक्त पर हर काम करती। ख़याम और बच्चों को मुझसे कोई शिकायत न थी। ख़याम को तो मैं रोज़ इस तरह तैयार करके भेजती थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजती हो। इस बात का मजाक भी बनता, लेकिन मैंने कभी इन बातों की परवाह न की। लोग मेरे खावंद की शानदार शख्सियत की बहुत तारीफ करते, तो वो जवाब में सिर्फ यही कहते कि ये सब मेरी बीवी की मोहब्बत है। अगर वो मेरा इतना ख्याल न करे तो मैं खुद अपना इतना ख्याल न करूं। वो हर चीज़ मेरी पसंद की लेते, लिबास भी मैं ही उनके लिए पसंद करती। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। जाने हमारे घर को किसकी नज़र लग गई। मुझे अपने शौहर पर खुद से ज़्यादा एतमाद था। मुतमईन थी कि वो जो इतना अर्सा मुझसे दूर रहे हैं और किसी के न हुए, अब भला पास होते हुए किसी के क्यों कर हो सकते हैं। वो रोज़ मुझे अपने मरीज़ों के किस्से सुनाते कि फ़िला मरीज़ आया। हम दोनों मामूली मामूली बात भी आपस में करते। नए घर में शिफ्ट हुए, हमें 4 साल का अरसा गुजर गया। एक दिन एक गमनाम लड़की का फ़ोन आया। वो ख़याम से बात करना चाहती थी। मैंने बहुत पूछा, मगर उसने अपना नाम न बताया, बल्कि फ़ोन रख दिया। फिर उस लड़की का रोज़ फ़ोन आने लगा। मैं उठाती तो वो बंद कर देती, और अगर ख़याम घर पर होते, वो फ़ोन उठाते, तब वो उनसे बात करने की कोशिश करती। वो उसे टालते, मगर लड़की बार बार फ़ोन करती। इस नाम फौजिया था, जो उनके ज़ेर इलाज रही थी और उन पर बड़ी तरह फरीफ्ता हो गई। पढ़ी लिखी खुशहाल ख़ानदान से थी और ख़याम से शादी करना चाहती थी। जब भी उसका फ़ोन आता, मेरे शवाहर उसको बहुत समझाते। उन्होंने मेरे सामने उस लड़की से ये भी कहा कि अगर तुमने फ़ोन करना बंद न किया तो मैं तुम्हारे वालिदैन से शिकायत कर दूंगा, मगर वो ठटाई से यही कहती थी। मुझे दिल पर अख्तियार नहीं है, क्या करूं। जब मैं बीमार थी, काश आपने मेरा इलाज करने की बजाय मुझे मर जाने दिया होता। अब आपके बगैर जीना मेरे लिए मर जाने के बराबर हो गया है। या तो मुझसे शादी कर लो या फिर मैं खुदकशी कर लूंगी। ये तो समझ रहे थे ये नादान जज्बाती लड़की ऐसे ही खुदकशी का की रही है, लेकिन उसने जो कहा वो कर दिखा दिया। किस्सा यूं हुआ कि बहुत मना करने पर भी वो रोज रात को फोन करती। मेरे शौहर मेरे सामने उससे बात करते, उसको भी डांटते भी प्यार से समझाते। फोन न उठाते तो उनके क्लिनिक पहुंच जाती और मरीजों की कतार में बैठ जाती। ख़याम उस सूरत हाल से परेशान हो गए। मुझसे कहा, देखो बहार, तुम इस बात का असर न लेना और न मुझे गलत समझना। मेरा उसके साथ कुछ मामला नहीं है। ये 20 बरस की है, लेकिन मेरी उम्र के सामने तो बच्ची ही है। खुद ही थोड़े दिनों बाद मायूस हो जाएगी तो पीछे हट जाएगी। मैंने भी अपने शवहर की उम्र और हालात देखे कि बच्चे भी जवान हो रहे हैं। अब उस उम्र में भला ये क्या ऐसी हरकत कर सकते हैं। मैं तो ये सोचकर शर्मिंदगी महसूस करती थी कि अपने इतने चाहने वाले शवहर के मुताल्लिक ये बात सोची ही क्यों। उन्हीं दिनों अबाजान बीमार होकर वफात पा गए। अब उम्मी अकेली रह गईं तो मैं ज्यादा उनकी तरफ जाने लगी। उनकी दिलजोई लाजमी थी। सोचा, इद्दत गुजार लें तो उनको अपने घर ले आऊंगी। इधर चचा की तबीयत भी नासाज रहने लगी थी, मगर वो गांव छोड़कर शहर नहीं आना चाहते थे। लिहाजा जब उम्मी की तरफ जाती तो उनके पास भी 1-2 दिन रह जाती। एक दिन एक गमनाम शख्स ने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब ने दूसरी शादी कर ली है। मैंने खबर पर ध्यान न दिया, मगर दिल में वहम ने ज़रूर जगह कर ली। एक दिन महसूस किया कि बहुत परेशान है। पूछा कि क्या परेशानी है। इतना बताया कि एक मरीज़ की हालत ख़राब है, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी महसूस हो रही है। हम डॉक्टर भी इंसान हैं, मगर तुम परेशान ना हो, ये तो मामूल की बात है। मेरी परेशानी तो वो लड़की फौजिया थी जिसके अब फ़ोन आने बंद हो गए थे। मैं समझी कि डॉक्टर साहब ने सही कहा था। वो मायूस हो गई है, लेकिन जब फ़ोन पर किसी ने ख़याम की दूसरी शादी की इत्ला दी तो मुझे करीद लग गई। कभी कहती दफ़ा करो इस मामले को, शायद इसी लड़की ने मुझे परेशान करने के लिए फ़ोन करवाया हो, और कभी दिल से आवाज़ आती पता तो करो। एक दिन डॉक्टर साहब टीवी लावंज में फ़ोन के पास चुप चुप बैठे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ ख़याम? बोले, कुछ नहीं, किसी मरीज से मुताल्लिक सोच रहा हूं। मैंने मजाक में कहा, दूसरी शादी करना चाहते हैं तो कर लें। आप खूबसूरत हैं और मुझसे छोटे भी।
अभी जो इन लगते हैं जबकि मैं अक्सर बीमार रहती हूं। उन्होंने जवाब में कहा, तुम्हारे होते हुए मुझे दूसरी शादी की जरूरत नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे सिवा मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। यूं मैं उनकी मोहब्बत में सरशार अपने इर्द-गिर्द से बेखबर रहती थी, अगर हमारे जानने वाले मुझे बाखबर न करते। मेरे एक कज़न ने बताया कि आजकल डॉक्टर साहब एक नौजवान लड़की के साथ देखे जा रहे हैं। समझ गई, हो ना हो ये वही फोन वाली फौजिया ही है, शायद उसने मेरे सरताज को राम कर लिया है। मैंने अपने शौहर से बात की तो उन्होंने फिर मुझे वही झूठी तसल्ली दी कि तुम्हें कोई बहका रहा है। मैंने जो काम जवानी में न कहे किया, अब बढ़ापे में करता अच्छा लगूंगा। इस तसल्ली से ढारिस मिली। मुझे अपने बच्चों के लिए बाप की शफकत और साया चाहिए था। अपने शौहर पर इत्माद किया और इस बात को भूलने की कोशिश करने लगी, मगर तकदीर को शायद कुछ और मंजूर था। एक दिन कोई फोन आया। मेरे शौहर आहिस्ता से किसी से कह रहे थे कि अभी शादी को राज में रखना है, तुम मेरे घर आने की गलती मत करना। याद रखो, मेरा घर खराब हुआ तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा। उनके मुंह से ये अल्फाज सुनकर बेहोश हो गई। इतना सदमा हुआ जैसे मैं मर ही गई हूं। मैं जो इतिबार में मारी गई कि इतना चाहने वाला शौहर कैसे बदल सकता है, वो बदल गया था। उन्होंने इकरार कर लिया कि इससे गलती हुई। फौजिया से दूसरी शादी की है, मगर अपनी खातिर, अपनी ख्वाहिश और खुशी से नहीं, बल्कि इसकी खातिर। बताया कि मैंने उसको बेरखी से ठुकराया तो इस जुनूनी लड़की ने जहरीली गोलियां खाकर जान देने की कोशिश की। उसे मेरे ही क्लिनिक लाया गया क्योंकि उसके घर से यही क्लिनिक करीब था। उसकी हालत गैर थी और बचने की कोई उम्मीद न थी। मैं ही उसे अस्पताल ले गया था। इब्तिदाई तबी अमदाद देने के बाद भी उसकी हालत न संभली थी। वो जान कनी की कैफियत से गुजर रही थी। इस वक्त मेरे दिल पर ऐसा असर हुआ कि अल्लाह से दुआ की कि उसकी जिंदगी बचा ले तो मैं उस लड़की की खुशी के लिए इससे निकाह कर लूंगा। दुआ कबूल हो गई और मेरी मरीजा की जान बच गई, लेकिन अल्लाह से क्या वादा, मुझे निभाना ही था। मुझे डर था, अगर अब भी मैंने उसका हाथ न था, मां तो ये दोबारा खुदकशी की तरफ न चली जाए। वो बेहद डिप्रेशन में थी, लिहाजा मैंने मजबूर फौजिया से निकाह किया, इस शर्त पर कि वो कभी तुम्हारे सामने आएगी, न तुम्हारे घर में कदम रखेगी और न उस शादी को अफशा करेगी। ये कहते हुए वो रो रहे थे और हाथ जोड़कर मुझसे अपनी खुदा की माफी भी मांग रहे थे। मेरा दिल औरत का दिल था जो उनसे बचपन से वालहाना मोहब्बत करता आया था। आज कैसे मैं उनसे मुना मोड़ सकती थी। मैंने सोचा कि अगर ये गलती भी है तो उन्होंने किसी कमजोर लम्हे की वजह से की है। उनका दिल नर्म पड़ गया होगा और फौजिया की तकलीफ देखी न गई होगी। मुझे अपने शौहर से पहले भी प्यार था, आज भी प्यार था। मैं अपने सामने उनकी गर्दन को झुका हुआ न देख सकती थी। उनको इजाजत दे दी कि चाहें तो बेशक अपनी दूसरी बीवी के पास जाकर रहें, मगर फौजिया का मेरे घर से, मुझसे या मेरे बच्चों से कोई ताल्लुक ना होगा। उनको ये बात मंजूर न थी। वो तो एक दिन भी अपने बच्चों से दूर न रह सकते थे, हती एक रात भी बाहर न गुजारी। उनके मामूल में जरा बराबर भी फर्क न पड़ा था कि मुझे शक होता। शौहर के इस इकरार बेवफाई से मेरी तबीयत मजीद खराब रहने लगी। उनकी दूसरी बीवी को भी मेरी तबीयत की खराबी का इल्म था। एक दिन उसने मुझे फोन किया और कहा कि आप मुझे माफ कर दें, आप बीमार रहती हैं, मैं आपकी खिदमत करूंगी, मुझे घर आने दें। मैं अपना हक लेना चाहती हूं कि मैं भी ख़याम की मनकूहा हूं। आखिर कब तक इस राज को छुपाऊंगी और दुनिया से छिप छिप कर इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारूंगी। ख़याम साहब आपकी खातिर इसको राज रखना चाहते हैं, हालांकि राज तो खुल चुका है। उनके कलिंक पर काम करने वाले एक वर्कर ने यह राज अक्सर लोगों पर खोल दिया है। गोविया फौजिया अब मुझसे अपने हक का मुतालबा कर रही थी। उसने हर तरफ अपनी शादी का चर्चा भी कर दिया था। जिसने सुना उसको बुरा भला कहा। मां उसकी मर चुकी थी। बाप ने ख़याम से खफिया शादी करने की खुता पर उससे ताल्लुक तोड़ लिया था। जो भी सुनता अफसोस करता कि डॉक्टर साहब को हरगिज़ ऐसा न करना चाहिए था। वो तो बहुत शरीफ आदमी थे, अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल न किया। खानदान भर में भी उनकी खूब रसवाई हुई। उधर जब चचा को खबर हुई, वो सदमे से और बीमार पड़ गए। तभी उनकी शादीशुदा बेटी उनके पास रहने लगी। वो घर और बच्चे लाहौर में शौहर और ससुराल के पास छोड़कर गांव आ गई थी।
ये अम्र मजबूरी अपने बीमार बाप की देखभाल की खातिर, जबकि ये फरेज़ा मुझे अदा करना था, मगर मैं तो सूतन के गम में नीम जान थी। यहां तक भी बात काबू में थी, लेकिन एक रोज खुद सर फौजिया हमारे घर आ पहुंची, जबकि ख़ियाम उस वक्त अपने क्लिनिक गए हुए थे। उसके आने से मेरी तबीयत और बिगड़ गई। मेरे बेटे ने बाप को फ़ोन करके बताया कि फौजिया आई है और उम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, आप जल्दी से घर आ जाइए। वो इसी वक्त घर आ गए। उन्होंने फौजिया से कहा, जब मैंने तुमको यहां आने से मना किया था, फिर तुम क्यों आ गई हो? अभी के अभी चली जाओ। वो न मानी, कहने लगी, मैं क्यों जाऊं? ये उसका घर है तो मेरा भी है, हम दोनों बराबर की हकदार हैं। आपने मुझसे निकाह किया है, कोई खेल तमाशा नहीं है ये। जब ख़याम को उस पर गुस्सा करते देखा तो मैंने कहा, ख़याम तुम्हारा गुस्सा बेजा है, तुम इस लड़की से निकाह कर चुके हो तो अब ये तुम्हारी बीवी है। ये ठीक कह रही है, शादी को खफिया नहीं रखा जाता और इस घर पर इसका भी हक है। वो बोले कि उसने वादा खिलाफी की है, मैं उसको हरगिज़ नहीं रखूंगा। अपने घर से तो क्या अपनी जिंदगी से ही निकाल देता हूं। ये काबिल एतबार नहीं है। उसने मुझसे जिन शराइत पर शादी की, जो वादे कहे, वफा नहीं कर सकी। मैंने उस लिए उससे निकाह किया, उसकी खातिर कुर्बानी दी, और ये मेरे बच्चों का सुकून बर्बाद करने चली है। ये मेरे लिए रसवाई का बायस बन गई है। मेरे सब जानने वालों को फ़ोन करवा दिए कि मैंने उससे निकाह किया है। हती कि अबा जान को भी, जो पहले से बीमार थे, अब और ज़्यादा बीमार पड़ गए हैं और मैं शर्म से उनका सामना नहीं कर पा रहा। वो गुस्से में बोले जा रहे थे। मैंने किसी तरह उनको समझा बुझा कर रोका, वरना वो फौजिया को धक्के देकर घर से निकालने पर आमादा थे। बहरहाल शाम तक वो हमारे टीवी लाउंज में बैठी रोती रही और ख़ियाम साहब कलेंक चले गए। वो इस रात घर नहीं आए, तब सुबह को वो खुद ही हमारे घर से चली गई। कुछ दिनों बाद मुझे किसी ने बताया कि दोनों में तलाक हो गई है। किस तरह, ये मुझे आज तक मालूम न हो सका कि ख़ियाम ने उसे तलाक दी या खुद उसने ले ली। लेकिन मेरे शौहर का कहना था कि मैंने तलाक नहीं दी, उसने खुद ली है। उसने तुम्हारे साथ रहने की ज़द की और मेरे न मानने पर तलाक मांग ली। यूं ये किस्सा तमाम हुआ। आपकी पसंद पर शुक्रिया। क्या आपने हमारी कहानी से लुत्फ अंदोज हुआ? अगर हां, तो बुराह करम सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी को दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की इत्तला मिलती रहे। अपनी पसंदीदा कहानियों पर लाइक करना भी यकीनी बनाएं और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इश्तिराक करें। हमें ये जानने में दिलचस्पी है कि आप किस कस्म की कहानियां देखना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन मवाद लाते रहें। दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी उर्दू कहानियों के इस हुसैन सफ़र में शामिल करें। हमारे चैनल पर मज़ीद बहुत सी दिलचस्प कहानियां मौजूद हैं। आज ही उन्हें दरियाफ़त करें और हमें अपनी पसंदीदा कहानी के बारे में बताएं। शुक्रिया।